तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 11 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आज कौन कौन से प्रश्न आए हैं उनको हम कवर करने वाले हैं और बहुत सारे लोगों ने हमारे पास में प्रश्न भेजे हैं, उनके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितनी भी एनालिसिस की वीडियो आ रही हैं लास्ट दिन तक आएंगी जब तक आपका एग्जाम चलेगा। ठीक है, तो वो सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, आज जो प्रश्न है वो हमारे पास में भेजे हैं भैया विवेक राजौरिया जी ने। ये भिंड जिले के निवासी हैं। इनका क्या कहना है, सर मेरा नाम विवेक राजौरिया है, मैं भिंड से हूँ। मेरे 178 नंबर आए हैं। इन नंबर में आपकी पीडीएफ का बहुत बड़ा योगदान है। मैं ओनली 5 दिन ही पीडीएफ से पढ़ाई की, देखो केवल मात्र 5 दिन ही ये पीडीएफ से पढ़ाई किए थे और इनके 178 नंबर आ गए हैं। एग्जाम था सर दूसरा मेरा, मतलब इनका कोई और एग्जाम था, इस वजह से वो काफ़ी लंबे समय से तैयारी नहीं कर पाए थे। लेकिन 5 दिन पहले इन्होंने हमारी पीडीएफ ली थी और 5 दिन में ही तैयारी करके ये 178 नंबर लेकर के आए हैं, यानी कि ये भी टॉपर्स की लिस्ट में। और पहली बार महिला सुपरवाइजर में कोई पुरुष सुपरवाइजर ने हमारे पास मैसेज भेजा है, ठीक है ना। नहीं, अभी तक तो केवल दीदी लोगों के ही मैसेज आते थे। आज विवेक राजौरिया जी ने मैसेज किया और आप देख सकते हैं आईसीएमआर की पीडीएफ ली है, इन्हें रीजनिंग की पीडीएफ ली है। ठीक है, हालांकि ये डाउनलोड नहीं किया भैया, डाउनलोड कर लिया करो, फिर बाद में आप फिर दोबारा मंगाते हो। ठीक है, तो कोई भी पीडीएफ आपको भेजा जाए तो ये डाउनलोड का निशान है, इस पर आप जो है डाउनलोड कर लिया करो। ठीक है, इससे पहले 181 नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये दीदी कौन है, आशा द्विवेदी जी, कल इनके 181 नंबर आए थे। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं, देखो। और उससे पहले 179 नंबर आए हैं और इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए हैं वो बिल्कुल उनका सिलेक्शन होने वाला है और सब लोग सिलेक्शन की दहलीज पर ही हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे नंबर लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आपको भी अगर लास्ट टाइम में सुपर सिलेक्शन नोट्स चाहिए, मात्र 199 रुपये में आपको ये सुपर सिलेक्शन नोट्स मिलने वाले हैं शुक्ला सर के। इसमें क्या क्या मिलेगा, कंप्लीट थ्योरी मिलेगी चारों सब्जेक्ट की, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 10-10 प्रैक्टिस सेट चारों सब्जेक्ट के मिलेंगे। इसके अलावा 7 ब्रह्मास्त्र हम आपको देंगे, उसकी पीडीएफ देंगे। इसके अलावा जो सुपर मैराथन हमने कराई थी वो सुपर मैराथन आपको मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें टॉप 100 की पीडीएफ मिलेगी, जो मेन टॉपिक के टॉप 100 करा रखे हैं उसकी पीडीएफ मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको इस सुपर सिलेक्शन नोट्स में मिलने वाली हैं, जो आखिरी मौके पर, चाहे आपने पहले पढ़ाई की है या नहीं की है, अगर आप आखिरी मौके पर इस पीडीएफ को पूरा कर लेते हैं तो इस तरह से मुस्कुराते हुए जो है आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपके नंबर 160 प्लस तो आने ही वाले हैं। चाहे आपका एग्जाम कल हो चाहे परसों हो, आप नोट्स मंगवा करके तैयारी करिए, चाहे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 12 घंटे पढ़ो, आप 8 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने दिन में आप इस नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ये कंफर्म है कि कंप्लीट करने के बाद में आपके नंबर 160 प्लस तो आने ही आने हैं। ठीक है, तो ये नोट्स आप मंगवा सकते हैं। इसके लिए कोई ओटीपी कोई सिस्टम नहीं है, सीधे आपको ये स्कैनर दिखाई दे रहा है, इस पर 199 रुपये का पेमेंट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर 199 का पेमेंट करके और उस पेमेंट की रिसिप्ट या फिर स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आप जैसे ही सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको व्हाट्सएप पर ही नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा समय भी लग सकता है मे बी, तो आप देख लेना व्हाट्सएप के डीपी पर टाइम लिखा रहता है भैया, 3 बजे 3:30 बजे आपको नोट्स भेज जाएंगे या 4 बजे, आप नोट्स 4 बजे भेज जाएंगे, तो देख लेना उस टाइम के हिसाब से आपको नोट्स भेज दिए जाते हैं। तो कोई समस्या नहीं है, एक एक व्यक्ति को नोट्स भेजते हैं हम। रात को 12:30 बजे के बाद में सोते हैं, 12:30 बजे तक हम सबको नोट्स भेज लेते हैं। ठीक है, चाहे वो दिन में छूट भी गया हो उसको भी हम 12:30 बजे तक नोट्स भेज देते हैं। तो नोट्स को लेकर बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, ना ही बार बार कॉल लगाना है, नोट्स आपको मिल जाएंगे और आज ही मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अब अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। देखो, पोषण और स्वास्थ्य से हम शुरू करने वाले हैं। कौन कौन से प्रश्न हमारे पास में आए हैं उन सब का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखो भैया, टीकाकरण से अच्छा खासा प्रश्न आ रहा है और टीकाकरण की उन्होंने भैया ने पीडीएफ ले रखी थी, 178 नंबर आए। ठीक है, आईसीएमआर ले रखी थी, आज तो आईसीएमआर से ही प्रश्न आ गया। देखो, तो टीटी का बूस्टर डोज कब दिया जाता है, तो 10 वर्ष पर टीटी का यानी टिटनेस का बूस्टर डोज दिया जाता है। चलिए कुछ जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, तो टीटी का उपयोग नियमित रूप से 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए किया जाता है, क्योंकि उन्हें डिप्थीरिया और पर्टुसिस दोनों घटकों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, केवल एक की जरूरत रहती है टीटी की, तो टीटी का टीका लगा दिया जाता है। इसे 10 वर्ष और 16 वर्ष की आयु में बूस्टर खुराक के रूप में उन बच्चों को दिया जाता है। तो एक बार पहले लगा देते हैं, फिर 10 वर्ष की आयु में लगाते हैं, फिर 16 वर्ष की आयु में लगाते हैं। अब आप ऑप्शन में देखना क्या दिया था, 10 वर्ष दिया था या 16 वर्ष दिया था, दोनों में से एक ही आपको देंगे, क्योंकि ये दोनों ही बूस्टर डोज हैं। ठीक है, और बूस्टर डोज का अर्थ है कि दोबारा जो लगाया जाए, एक बार लग गया है फिर दोबारा से अगर लगाएं तो हम उसे बूस्टर डोज कहते हैं। ठीक है ना, तो 10 और 16 एक ही ऑप्शन में दिया गया होगा। ठीक है, अब इसको किसको दिया जाता है, जिन्होंने पहले डीपीटी या फिर डीटी की प्राथमिक खुराक ले चुके होते हैं, उन्होंने प्राथमिक खुराक
खुराक प्राप्त कर ली है उनको ही यह जो है खुराक दोबारा दी जाती है। तो दूसरा डोज 10 या फिर 16 वर्ष की उम्र में दिया जाता है। आप ऑप्शन में देखना कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। खून की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बाकी टीकाकरण वाली पीडीएफ में हमने वो सारी चीज़ें बता रखी हैं, कौन सा टीका कब दिया जाता है, कौन सा टीका किसके लिए दिया जाता है, ठीक है। चलो, खून की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? भैया रतौंधी नहीं, यहाँ पर एनीमिया रहेगा, ठीक है। जब हम पीडीएफ डालेंगे तो उसको सही कर देंगे। एनीमिया जो रोग है, एनीमिया, वो एनीमिया रोग खून की कमी से हो जाता है। देखो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, देखिए। तो शरीर में खून की कमी से एनीमिया हो जाता है। यह एक रक्त विकार है। एनीमिया होने पर खून में लाल रक्त कणिकाओं या फिर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। अगर किसी को एनीमिया हो गया है तो क्या होगा? आरबीसी की संख्या घट जाती है, ठीक है। आरबीसी की संख्या घटने से ही खून में जो है ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाता है और जो है एनीमिया की शिकायत हो जाती है। एनीमिया के लक्षण आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें 70% जो आपका प्रश्न है वो आपके दिमागी समझ के ऊपर आ रहा है, यानी कि एकदम सेम टू सेम फैक्ट नहीं आपको मिलने वाले हैं। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर आंसर लगाना पड़ेगा। तो आप देख लेना कि कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो डायरेक्ट आ रहे होंगे, तुरंत आपको आ जा रहे होंगे, उनको आप अच्छे से लगा करके तुरंत आगे बढ़ते जाइए और टाइम सेव करिए उन बड़े बड़े प्रश्नों के लिए जिनको समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इन प्रश्नों के लिए टाइम बचा करके चलिएगा, ठीक है। तो एनीमिया के लक्षण देख लीजिए। थकान रहेगी, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ, पीलापन, चक्कर आना, बेहोशी, प्यास बढ़ना, पसीना आना, तेजी से चलती नब्ज, तेजी से चलती सांस, ये सारी समस्या हो सकती हैं एनीमिया के वक्त। और इससे बचने के लिए क्या करते हैं? आयरन को हम पर्याप्त मात्रा में लेते हैं। आयरन यानी कि आप पालक ले सकते हैं, ठीक है, आयरन की गोली ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ले सकते हैं जिससे कि एनीमिया को रोका जा सके। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। रिकेट्स रोग। आज सुबह ही विटामिन की वीडियो डाली भैया, जा करके देख लेना, ठीक है ना। आज सुबह ही डाली है, उसमें विटामिन के बारे में सारे विटामिन को हमने कवर किया, क्योंकि हम देख रहे हैं भाई हर एक शिफ्ट में विटामिन से 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं। तो हमने कहा था भैया आज सुबह हम विटामिन की वीडियो बना देंगे। तो 11 बजे आज सुबह हमने विटामिन की वीडियो अपलोड कर दी है, उसमें सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। और रिकेट्स भी आपको पढ़ाया था, जो कि आपके एग्जाम में इस शिफ्ट में आ गया है, और सारे विटामिन आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो वो आप सुबह वाली वीडियो देख लेना, ठीक है ना। देखो, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अब ये होता क्या है वो देख लीजिए। रिकेट्स रोग विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से होता है। यह एक हड्डी का रोग है जो शिशुओं और छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। रिकेट्स होने पर हड्डियां कमजोर और नरम हो जाती हैं। तो हड्डियों के लिए परेशानी हो जाती है अगर रिकेट्स रोग हो जाए, और बच्चों में यह रिकेट्स रोग होता है, यह भी आपको याद रखना है। रिकेट्स के कारण क्या है? तो विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, आनुवांशिक दोष या फिर कोई अन्य स्वास्थ्य स्थिति जिसकी वजह से जो है विटामिन डी की कमी शरीर में हो जाती है और रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। आगे बढ़िए। मीजल्स और रुबेरा, ये तो लगातार आपके एग्जाम में आ रहा है, और इस पर हमने एक आर्टिकल बना करके फेसबुक पेज पर डाल दिया, ठीक है। सक्सेस जंक्शन के नाम से फेसबुक पेज है, सिल्वर बटन वाला डीपी लगा है, 1.5 के फॉलोवर हो चुके हैं। आप जाकर के उसको फॉलो कर लेना, वहाँ पर डेली हम आर्टिकल्स डालते रहते हैं छोटे छोटे। तो मीजल्स और रुबेरा का जो MMR का टीका है उसके ऊपर हम वहाँ पर आर्टिकल डाल चुके हैं, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो मीजल्स और रुबेला रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाते हैं? MMR का टीका लगाया जाता है। अब ये क्या होता है आइए देख लेते हैं। तो खसरा और रुबेरा, खसरा को ही मीजल्स कहते हैं, से बचने के लिए खसरा कंठमाल रुबेला, जिसे हम MMR कहते हैं, ये टीका, और खसरा कंठमाल रुबेला वेरिसेला MMRV, ये दोनों टीके दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें भी आपका खसरा से बचाया जाता है और इसमें भी खसरा से बचाया जाता है, ठीक है। ये टीके सुरक्षित और असरदार होते हैं। बाकी MMR के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको फेसबुक पेज पर मिल जाएगी। चलिए, या फिर आप 2 दिन पहले वाला वो देख लेना, एग्जाम एनालिसिस, उसमें ये प्रश्न आया था तो वहाँ पर भी हमने करा दिया था। देखो ICMR आ गया भैया। ICMR की PDF हर किसी के पास में है, 199 की जिसने PDF ली है सबको हमने ICMR की PDF दी है, ठीक है। तो ICMR देख करके जाना, अभी तक नहीं आ रहा था लेकिन आज प्रश्न आ गया है, यानी कि आगे की सभी शिफ्टों में ICMR से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। देखो, तो ICMR 2020 के अनुसार एक गर्भवती महिला को कितना फॉलिक एसिड लेना चाहिए? 600 माइक्रोग्राम 600 माइक्रोग्राम जो है आपको फॉलिक एसिड जरूर लेना चाहिए, ठीक है ना। MCG कर देना, ठीक है। और इसके बारे में ICMR में हमने आपको पूरा बता रखा है। चलिए, और जो लोग नोट्स नहीं ले पाए हैं भैया, वो वीडियो देख सकते हैं, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है महिला परीक्षक फ्री क्लास के नाम से, वहाँ पर जाकर के आप लोग देख लेना, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन अब इतना टाइम नहीं है, तो अब बढ़िया यही रहेगा कि आप लोग 199 रुपये खर्च कर लीजिए, कोई ज़्यादा नहीं होते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा भैया। तो 199 पता नहीं कितने करोड़ मिलेंगे, ठीक है ना। करोड़ तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे खासे आपको सैलरी वहाँ पर मिलती है, ठीक है ना। तो आप लोग नोट्स परचेज करके अपना सिलेक्शन सबसे पहले अपने दिमाग में रखिए, बाकी बातें बाद में। चलो, ICMR के मुताबिक गर्भवती महिलाओं को रोज 600 माइक्रोग्राम यानी कि MCG, ध्यान रखना MCG फॉलिक
एसिड लेना चाहिए। अगर आपको कोई चिकित्सकीय स्थिति है तो डॉक्टर ज़्यादा फॉलिक एसिड लेने की सलाह दे सकते हैं। यानी अगर आप में पहले से ही आयरन की कमी है तो डॉक्टर कहेंगे भैया फॉलिक एसिड की गोली आप लोग और लीजिए, ठीक है। तो जब महिला गर्भवती होती है तो उसको विटामिन डी दिया जाता है, आयरन की गोलियां दी जाती हैं, साथ ही साथ में डॉक्टर फॉलिक एसिड की भी गोलियां देते हैं। पीली कलर की छोटी छोटी गोलियां होती हैं, ठीक है ना, तो उसे हम फॉलिक एसिड की गोली कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें 600 माइक्रोग्राम लेना चाहिए। आगे बढ़िए, जापानी इन्फ्लुएंजाइटिस टीका कब लगाया जाता है? देखो टीकाकरण से 2 से 3 प्रश्न आए हैं आज, ठीक है। तो टीकाकरण वाली पीडीएफ भी आप लोग पढ़ करके जाना, 199 में हमने टीकाकरण की पीडीएफ भी आपको दी है। देखो, तो 9 महीने पर जो है जापानी इन्फ्लुएंजाइटिस का जो है टीका लगाया जाता है। देखो, तो जापानी इन्फ्लुएंजाइटिस के टीके की खुराकें उम्र के आधार पर तय होती हैं, यानी अलग अलग उम्र के व्यक्ति को अलग अलग लगाया जाता है। अब आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था वो आपको थोड़ा सा देख करके जाना है, हम आपको सारी चीज़ें बता दे रहे हैं। बच्चों को टीके लगवाने का टाइम क्या होता है? 9 महीने की उम्र में खसरे के टीके के साथ में इसकी पहली खुराक लगती है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। आज का प्रश्न है, खसरे का टीका कौन से महीने में लगाया जाता है, ठीक है। अब विटामिन ए का पूछा था हमने, तो अब ये इसके साथ में एक और टीका लगाते हैं जो विटामिन ए का टीका होता है। तो बताइए खसरे का टीका कब लगाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हर कोई कमेंट करेगा क्योंकि ये प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद में 16 से 24 महीने की उम्र में डीपीटी बूस्टर के साथ में इसकी दूसरी खुराक दी जाती है, ठीक है। तो बूस्टर का मतलब हो गया कि दोबारा जो दी जाए उसे हम बूस्टर कहते हैं। उसके बाद संक्रमण का खतरा रहने पर 1 से 2 साल बाद बूस्टर खुराक और दी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया 16 से 24 महीने। उसके बाद में वयस्क जो एडल्ट होते हैं उनको कब टीका लगाया जाता है? तो 18 साल से ज़्यादा उम्र के वयस्कों को एक ही खुराक दी जाती है, इन्हें बूस्टर की ज़रूरत नहीं होती है। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं अगला। देखो, पीसीवी और ओपीवी में अंतर आपका पूछा गया था। उसने मतलब कि जो बहन ने उनने भाई साहब ने क्वेश्चन भेजा है, उन्होंने ये बोला था सर पीसीवी और ओपीवी में अंतर पूछा था। तो चलिए देख लेते हैं। पीसीवी वैक्सीन जिसे हम न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का इसका जो है शॉर्ट फॉर्म है, ये जो न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन है इसका शॉर्ट फॉर्म पीसीवी होता है, ठीक है, याद रखना। यह एक इंजेक्शन योग्य टीका है। यह निमोनिया और तीव्र ओटियासिस मीडिया जैसी बीमारियों से बचाता है, ठीक है। ये जो इंजेक्शन के रूप में जो टीके दिए जाते हैं इन्हें हम पीसीवी टीके में काउंट करते हैं। इसके अलावा जो ओपीवी होता है, ओपीवी का अर्थ है ओरल रूप से अगर आपको टीका दिया जा रहा है तो समझ लीजिए वो ओपीवी है। ओरल रूप से कौन सा टीका दिया जाता है? पोलियो वैक्सीन, आपने सुना भी होगा। तो ओरल रूप से जो वैक्सीन दी जाती है वो हम ओपीवी कहते हैं। और पोलियो वैक्सीन वही 2 बूंद जिंदगी की छोटे छोटे बच्चों को पिलाई जाती थी हर रविवार को। अमिताभ बच्चन प्रचार करते हैं, देखा ना आपने, लापरवाही का नतीजा, ठीक है ना, वही वाला सिस्टम है, ठीक है। तो ओपीवी मुंह से दी जाती है और बाकी जो है इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। चलिए, जीवाणुओं से होने वाले रोग कौन से हैं? जीवाणुओं से होने वाला एक रोग आपसे पूछा गया था, ऑप्शन में दिया था। चलिए, जीवाणुओं से होने वाले सारे रोग हम कवर कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है आपसे आगे भी पूछा जाए। तो देखो कौन कौन से रोग हैं? हैजा हो गया, टाइफाइड बुखार, तपेदिक टीबी कहते हैं हम इसे, क्षय रोग भी कहते हैं, प्लेग, एंथ्रेक्स, टिटनिस, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, आंत्र ज्वर, उपदंश, ये सारे ऐसे रोग हैं जो जीवाणु की वजह से होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। याद रखिएगा आपके एग्जाम में ये प्रश्न फिर से देखने को मिलने वाला है। लो, हमने आउट कर दिया, स्टार मार्क कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, आज प्रश्न थोड़े से ज़्यादा है तो टाइम लग सकता है, लेकिन आपका साथ रहना चाहिए, अंत तक वीडियो को देखिएगा। और हाथ जोड़कर निवेदन है, आपका जब एग्जाम हो, एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद में, जैसे आज इन भैया ने प्रश्न भेजा है तो आज आप लोगों को इंतजार था ना वीडियो का, ऐसे कल कोई और इंतजार कर रहा होगा इस वीडियो का, लेकिन ये वीडियो तभी आ पाएगी जब आप लोग अपने प्रश्नों को भेजेंगे, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद में 1 घंटे के अंदर अपने जितने भी प्रश्न आपको याद आ रहे हों तुरंत हमारे व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर अपने नाम के साथ में भेज दीजिए। अगर आप नंबर नहीं भी बताना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रश्न जरूर भेज दिया करिए, ठीक है। चलो, निमोनिया से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? देखो, तो देखो निमोनिया से बचाव के लिए न्यूमोकोकल वैक्सीन, वही पीसीबी अभी आपको बताया था, और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन लगाई जाती है। दोनों साथ में लगाए जाते हैं निमोनिया से बचाव के लिए, ठीक है। अब ऑप्शन में देख लेना आपके में कौन सा दिया गया था। अगला है मीजल्स रोग, वही खसरा हो गया। तो मीजल्स रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं यह आपसे पूछा गया है। तो देखो, खसरा बुखार से शुरू होता है। अब देखना कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है, हम आपको पूरा बता दे रहे हैं। तो खसरा जो मीजल्स है वो बुखार से शुरू होगा, उसके बाद खांसी, नाक बहना, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। फिर लाल चकत्ते निकलते हैं, कान के पास में लाल लाल चकत्ते निकलते हैं। सबसे पहले सिर पर लाल धब्बे दिखाई देते हैं, फिर शरीर के बाकी हिस्सों में ये लाल धब्बे फैल जाते हैं। सर्दी जुकाम या फ्लू से भी बदतर खसरा एक गंभीर बीमारी है जिसे टीके से रोका जा सकता है। अब खसरे के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है और कब लगाया जाता है, यही आज हमने आपसे प्रश्न पूछा है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। चलो भाई, फिर से देखो आईसीएमआर से एक और प्रश्न आ गया है, गर्भवती महिला को जिंक लेना क्यों जरूरी होता है? तो देखो, गर्भावस्था के दौरान जिंक लेना जरूरी है क्योंकि यह बच्चे के विकास और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। कल आपसे पूछा था कि जिंक की कितनी मात्रा लेनी चाहिए, तो वो कल वाली वीडियो में हमने करा दिया है, ठीक है।
अब देखो क्यों जरूरी होता है, साथ ही माँ के लिए भी यह फायदेमंद होता है। गर्भावस्था में जिंक लेने के फायदे क्या हैं ये देख लीजिए। कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण और वृद्धि में यह मदद करता है। बच्चों के अंगों और कंकाल के विकास में यह मदद करता है। बच्चे के तंत्रिका और संचार प्रणाली के विकास में यह मदद करता है। और बच्चे की कोशिकाओं, एंजाइम और डीएनए के निर्माण में भी जो है जिंक मदद करता है, इसलिए हमें जिंक लेना चाहिए। ठीक है, चलो भाई अब चलते हैं सामान्य ज्ञान पर। और आज फिर से एक्ट के बहुत सारे प्रश्न आए हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। देखो पहला ही प्रश्न है, दहेज एक्ट में कितने दंड का प्रावधान जो है वो किस धारा में दिया गया है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो धारा 3 में दंड के प्रावधान का वर्णन किया गया है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। दहेज एक्ट अधिनियम 1961 की धारा 3 में दहेज लेने और दहेज देने के लिए दंड का प्रावधान है। कल पूछा था कि कितना दंड दिया जाता है, आज पूछा है कौन सी धारा में है। तो ये दहेज एक्ट वाला पढ़ करके जाना। एक्ट की पीडीएफ भी हमने टॉप 100 प्रश्नों की पीडीएफ एक्ट की 199 के साथ में दे रखी है। जिन लोगों ने लिया होगा वो लोग एक्ट वाली पीडीएफ भी अच्छे से पढ़ करके जाना। ठीक है, प्रमुख अधिनियम करके ऐसे लिखा होगा उसमें। चलो भैया, इसके अलावा दहेज से जुड़े अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498 ए और धारा 304 बी में भी प्रावधान किए गए हैं। लेकिन आपसे जो है एक्ट वाला पूछेंगे तो वही पूछेंगे धारा 3। ठीक है, बाकी ये आईपीसी वाला नहीं पूछेंगे। दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 के दंड दहेज लेने या देने कम से कम 5 साल तक की जेल इसमें हो सकती है और 15,000 रुपये तक का जुर्माना। प्राप्त दहेज का मूल्य जो भी ज़्यादा हो, या चाहे तो जुर्माना अगर ज़्यादा होगा तो जुर्माना देना पड़ेगा, और दहेज का मूल्य ज़्यादा होगा तो दहेज का मूल्य आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दहेज एक्ट के अंदर आज आपसे पूछी गई हैं। दहेज देने या लेने या उकसाने पर भी दंड का प्रावधान। ऐसा नहीं कि वो बीच वाले जो भैया होते हैं जो शादी करवाते हैं, अरे 5 लाख की बात हो रही थी देख लेते, अब लड़की का पिता कराया भाई साहब 4 लाख ही मान जाओ। तो ये जो बीच वाला होगा ना, ये मज़ा लेता है, इसको भी सज़ा हो सकती है। ठीक है, अगर तुमने शिकायत कर दी ना तो इसको भी सजा हो सकती है। बीच वाले को क्या कहते हैं, बेचलुआ कहते हैं, क्या कहते हैं, बिचपति कहते हैं। ठीक है, जो भी कहें, इसको भी सजा हो सकती है। ठीक है, तो चाहे आप दे रहे हो, ले रहे हो या फिर उकसा रहे हो तो सजा हो सकती है दहेज एक्ट में। चलो, दहेज मांगने का महिला पर क्या असर पड़ता है, अब ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना था कि ऑप्शन में क्या दिया था। अब ये आपके दिमागी समझ पर प्रश्न दिया गया है। अब आपको देखना था कि भाई दहेज मांगने पर आपको ऑप्शन 4 पढ़ेंगे आप, ऑप्शन उसमें एक आपका ऑलरेडी जो है एलिमिनेट हो रहा होगा, उसको हटा देना था, बाकी आपके आंसर हो जाते हैं। या फिर दिया गया होगा उपरोक्त सभी। तो इस तरह से आपके प्रश्न दिमागी समझ के आधार पर पूछे जा रहे थे। दहेज मांगने पर महिला पर क्या असर पड़ेगा, महिला को बुरा लगता है, ठीक है, प्रताड़ित किया जाता है, ये सारे उसके ऑप्शन दिए गए होंगे, तो वो आप अपने दिमागी समझ पर लगा सकते थे। अगला था, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कितनी सजा का प्रावधान है, तो भैया 5 साल की सजा का प्रावधान है। अभी आपको ऊपर हमने बताया है, बाकी ये वही सारी चीज़ें हैं जो ऊपर बता करके आपको आ रहे हैं, तो ये दोबारा से रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो भैया, घरेलू हिंसा अधिनियम कल भी आया था, आज भी आया है। ठीक है, तो घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है और पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता भी उपलब्ध कराना है। सरकार की तरफ से वकील वगैरह उपलब्ध कराए जाते हैं और ये 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। ये एक्ट वगैरह आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। ठीक है, आज सुबह जैसे हमने प्रोटीन की वीडियो बनाई है ना, वैसे हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम एक एक्ट वाली वीडियो छोटी सी बना देंगे। ठीक है, तो वो भी देखिए प्रयास करेंगे, कल अगर बन जाएगी तो आपको मिल जाएगी चैनल पर ही। ठीक है, चलो भैया, आईसीपीएस योजना की शुरुआत कब की गई, तो ये सीधा प्रश्न पूछा है भैया। इसके बारे में ऑलरेडी आपको पहले बहुत कुछ बता चुके हैं और पीडीएफ में भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो 24 फरवरी 2009 को आईसीपीएस योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए, क्रेच योजना, ये तो हमने कितनी बार आपको समझाई थी। ठीक है, कि जो महिलाएं होती हैं वो अब काम करने जा रही हैं, खेतीबाड़ी करने जा रही हैं, तो क्या करती हैं, अपने बच्चों को आंगनवाड़ी में दे करके जाती हैं। ठीक है, और कितने 6 साल से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, 6 साल से ज़्यादा का बच्चा तो खुद ही काम करने लग जाता है। 6 साल से कम बच्चों को आंगनवाड़ी में दे करके जा सकती हैं। आंगनवाड़ी में उनकी जो है देखभाल की जाएगी। वापस जब वो महिलाएं काम करके लौटेंगी तो फिर अपना बालक अपने साथ में लेकर के घर पर जा सकती हैं। ठीक है, तो ये क्रेच योजना शुरू की गई थी। किसके लिए की गई थी, यही आज आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो क्रेच योजना कामकाजी माताओं के बच्चों की देखभाल के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है। इस योजना के तहत बच्चों के लिए सुरक्षित और पोषण युक्त वातावरण तैयार किया जाता है। वातावरण का अर्थ है कि जब माता उनको आंगनवाड़ी में छोड़ करके जाएंगी तो ये आंगनवाड़ी वाली बहन का कर्तव्य है, उनकी कार्यकर्ता का यह कर्तव्य है कि उन बच्चों की देखरेख करेंगे, जो नन्हे मुन्ने बच्चे आपके पास में, उनकी देखरेख करेंगे। शाम को जब उनकी मम्मी लौटेंगी तो उनके साथ में वो बच्चे भी अपने घर पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थी क्रेच योजना। आपको हमने 3-4 बार अपनी वीडियो में कराई थी और देखो आज आपसे पूछ लिया। इसकी डेट वगैरह भी हमने उसमें बताई है। ठीक है, वीडियो में।
चलो भैया, कंप्यूटर के 4 प्रश्न आए हैं और बहुत सिंपल प्रश्न आए हैं। MS वर्ड, एक्सेल, MS ऑफिस, यहीं से प्रश्न आ रहे हैं। एक आध दो शॉर्टकट की आ रही है तो जल्दी उस पर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। बाकी हमने कंप्यूटर की आपको PDF दे रखी है, टॉप 100, टॉप 200, टॉप 300, ये 3 PDF में ही आपका कंप्यूटर आ रहा है, इससे बाहर नहीं जा रहा है। तो 199 वाली जिन लोगों ने ली होगी, ये सारी PDF आपको मिली होगी, अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मैथ में वही 5 प्रश्न आ रहे हैं T20 सीरीज में, जो हमने आपको कराए थे उससे बाहर कुछ नहीं जा रहा है। 2-3 वीडियो ही कराए थे T20 में, ठीक है। उसका PDF नहीं मिलेगा T20 का, क्योंकि सेम टू सेम प्रश्न थोड़ी आएंगे। बस कैसे प्रश्न आते हैं वो हमने आपको कराए थे, ठीक है। देखो, तो अभी तो DI नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन DI आगे आएगी, ये कंफर्म है। अभी तो सिंपल सिंपल उठा रहे हैं ऊपर ऊपर से, ठीक है, आगे लेवल बढ़ेगा। तो रेशियो का एक प्रश्न है, SI का एक प्रश्न है, 2 प्रश्न आपके परसेंटेज से देखने को मिले थे, ठीक है। चलिए रीजनिंग की बात करते हैं, तो लगभग 4 प्रश्न रीजनिंग के आए हैं, जिसमें 2 प्रश्न आपके सीरीज के हैं, एक कोडिंग डिकोडिंग से है, एक ब्लड रिलेशन का है जिसका आंसर भांजा था, ठीक है, भांजा उसका आंसर आ रहा था, और 2 प्रश्न आपके कथन निष्कर्ष के हैं, सिंपल लेवल के। चलिए, बालक शिक्षा देखभाल जिसे हम CDP कहते हैं उसको देख लेते हैं। तो आज प्रश्न पूछा गया था 1098 चाइल्ड केयर लाइन किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। बोला था ना हमने कि मंत्रालय वाले प्रश्नों को आपको जरूर देख करके जाना है, और जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लगा करके आना है। तो बहुत सारे लोगों ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लगाया है, तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में डिटेल जानकारी। देखो, तुक्का बोला था ना, अगर आपको तुक्का ही लगाना है तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पर ही लगाना, इसका आंसर भी वही था। अगर जिसने हमारी वीडियो देखी होगी तो उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आया होगा, तो महिला एवं बाल विकास लगाया होगा, वही इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखो, चाइल्ड लाइन 1098 की शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने की थी। यह एक राष्ट्रीय स्तर की टोल फ्री फ़ोन सेवा है। यह सेवा 24 घंटे के लिए उपलब्ध रहती है, यानी लगातार ही 24 घंटे चलती रहती है। खास बातें देख लीजिए, क्योंकि आपसे थोड़ा सा ऐसे मतलब कि पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, ऐसे भी एक आध दो प्रश्न पूछ ले रहे हैं, उसके लिए आपको डिटेल में जानकारी होना आवश्यक है, ठीक है। तो यह सेवा देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों के लिए है। कोई भी बच्चा या चिंतित वयस्क इस सेवा का इस्तेमाल करके 1098 डायल करके जानकारी ले सकता है। यह सेवा पूरे देश में उपलब्ध है, ना केवल मध्य प्रदेश में, बल्कि ये सेवा आपको पूरे देश में मिलेगी, ठीक है। तो ये 1098 चाइल्ड लाइन केयर सेवा है, जिसमें बच्चों को विशेष रूप से जो है ध्यान दिया जाता है, जो खो जाते हैं या फिर भटक गए हैं उनके लिए है। चलो, एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, आपको बताया था एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में काफ़ी जानकारी आपको दे रखी थी। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड। देखो, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को घेरे रहने वाला पानी जैसा द्रव एमनियोटिक द्रव कहलाता है, एमनियोटिक फ्लूइड कहलाता है, ठीक है। यह भ्रूण के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। ये जो मतलब गर्भावस्था में गर्भ में जो भ्रूण पल रहा है, जो ये नन्हा मुन्ना सा बालक है जो भी मुस्कुरा रहा है, इसके चारों तरफ पानी भरा रहता है, ठीक है। और ये पानी क्या करता है, इसकी रक्षा करता है। मान लीजिए कहीं पर दबाव हो गया, कोई चोट लग गई, तो या फिर बच्चा को घूमना है तो इसी पानी में वो बच्चा घूमता रहता है, ठीक है। इसी को हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और यहाँ पर प्लेजेंटा रहता है। प्लेजेंटा से भी 2 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो प्लेजेंटा को आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। चलो देखो, एमनियोटिक द्रव के बारे में कुछ जरूरी बातें देख लीजिए, इसलिए आपको डीपली पढ़ा रहे हैं, क्योंकि डीपली प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। फिर आप कहोगे सर फैक्ट पढ़ के गए थे और प्रश्न नहीं कर पाए, तो इसीलिए हम आपको एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं, ठीक है। और लोगों की तरह नहीं है भैया, 2 क्वेश्चन कराए और निकल लिए, ठीक है। जो भी कराएंगे डिटेल में कराएंगे। थोड़ा लेट वीडियो आएगा, लेकिन इंतजार करना, वीडियो जरूर आएगा, ठीक है ना। चलो देखो, यह एमनियोटिक थैली के अंदर होता है। तो पहली बात ध्यान रखना, एमनियोटिक फ्लूइड एमनियोटिक थैली के अंदर रहता है। यह भ्रूण को सुरक्षा देता है और उसे सहारा देता है। यह भ्रूण के फेफड़े, गुर्दे और जठरांत यानी जो आंत होती है संबंधी मार्ग के विकास में भी मदद करता है। यह भ्रूण को चोट और तापमान से भी जो बदलाव होता है, मान लीजिए टेम्परेचर बदलाव हो रहा है, लेकिन वो क्या करता है, उसको एक निश्चित टेम्परेचर में ही रखता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, कि एक हल्का सा गर्म माहौल वहाँ पर बना रहता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर के परिवर्तन से भी बच्चे को बचाता है। चलिए, दिव्यांग बालकों को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। अब ये देखो, ये आपके दिमाग पर आधारित है ना। अब वहाँ पर ऑप्शन दिया गया होगा, आप समझ जाएंगे। अगर कोई बालक दिव्यांग है तो हम कैसे प्रोत्साहित करेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से मान लीजिए एक सही होगा, 3 गलत होंगे, तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का ऑप्शन होगा कि क्रिएटिव गतिविधि करके हम उनको जो है प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे वो बच्चा चलने में असमर्थ है, उसको कैरम दे देंगे, उसको शतरंज दे देंगे कि आप ये वाला खेल खेलो, और उसको प्रोत्साहित करेंगे, बेटा वाह क्या बात है, तुम तो बहुत अच्छा चेस खेल रहे हो, तुम तो एक दिन चैंपियन बनोगे। तो इस तरह से हम उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके दिमाग की आधारित प्रश्न था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये भैया NRLM पूछ लिया है, अच्छे से आपको पढ़ा रखा है। NRLM आपसे पूछ लिया गया है। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आगे भी आ सकता है। देखो, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM इसकी फुल फॉर्म होती है। शुरुआत 2010 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने की थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 29 मार्च 2016 को इसका नाम बदल करके दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। ध्यान रखना, ये नाम कब चेंज किया गया, जब कठिन पेपर बनाएंगे तो इस तरह का पूछेंगे, ठीक है। तो इसका नाम बदल करके DAYNRLM कर दिया गया था 29 मार्च 2016 को, ठीक है।
चलो आगे बढ़ो। इस मिशन के तहत गरीबों को ये सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे औपचारिक क्रेडिट की पहुंच, आजीविका के विविधीकरण और मजबूती के लिए समर्थन, अलाइनमेंट, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच, ये सारी चीज़ जो है गरीब लोगों को दी जाती हैं। जब नाम इसका चेंज किया गया है तो वो डेट जरूर याद रखना, क्योंकि वो आपसे पूछा जाएगा। अगला देखिए, मंदबुद्धि वाला के कोई मन उसका पढ़ने में नहीं लग रहा है, तो अब हम उसे कैसे समझाएंगे? ठीक है, ये भी आपके दिमाग की समझ पर प्रश्न पूछा था। देखो, मंदबुद्धि बच्चों को समझाने के लिए धैर्य और समझ के साथ साथ उनका साथ दिया जाना चाहिए। इन बच्चों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। हमें इनको कैसे समझाना है? देखो, ये उपाय कर सकते हैं। उनकी बातें पहली बात ध्यान से सुनो कि वो क्या क्या रहा है, ठीक है। उन्हें अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में बताएं। उन्हें बैठने और शरीर को सही ढकने का तरीका सिखाएं। उन्हें आग, पानी और ऊंचाई से दूर रहने का तरीका सिखाएं। पेंसिल और रंगों से चित्र बनाने में उनकी मदद करें। इंडिविजुअल लर्निंग प्लान अपनाएं, यानी कि स्पेशल उनके ऊपर ध्यान दें। और थेरेपी सेशन लें, जिससे कि वो जो मंदबुद्धि वाला बालक है वो भी आसानी से कार्य करने लगेगा। तो ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से ये प्रश्न आपका पूछा गया था, हमको मिल गया तो हमने आपको करा दिया। ठीक है ना भैया? चलो इसी बात पर लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, इसके बाद में आपका एमपी आबकारी का क्लास शुरू हो जाएगा, तो सबको बता देना भैया, एमपी आबकारी का क्लास भी, आधी हिंदी आधी इंग्लिश हो गई, एमपी आबकारी का क्लास भी बहुत जल्दी जो है सक्सेस जंक्शन पर शुरू होने वाला है। चलो, गरीबी हटाओ का नारा कितनी बार आपको कराया था? पंचवर्षीय योजनाओं की पीडीएफ दे रखी, टॉप 100 वाली, 199 वाले में टॉप 100 की पंचवर्षीय योजना की पीडीएफ दे रखी है। उसमें हमने अलग से कराया था और स्टार मार्क भी किया था, डबल स्टार मार्क किया था कि ये प्रश्न आएगा, और देखो आ गया है। तो किस योजना में दिया गया था? सबको पता है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। देखो, तो गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। अगर वहां पर चौथी लिखा है तो देख लेना, उसको पांचवी कर लेना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, वैसे मुझे याद है मैंने पांचवी लिखा था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यह योजना 1974 से 78 तक चली थी। इस योजना में गरीबी उन्मूलन, रोजगार और न्याय पर जोर दिया गया था, यानी गरीबी को समाप्त करने की बात कही गई थी। देखो, इस नारे को इंदिरा गांधी जी ने दिया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे पूछा जाएगा। 1971 के चुनाव अभियान में इनके द्वारा यह नारा दिया गया था। इस नारे के साथ ही इंदिरा गांधी जी ने एक गरीबी निर्मूलन कार्यक्रम भी बनाया था, जिसके आधार पर गरीबों को, मतलब गरीबी को समाप्त करना था। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत इंदिरा गांधी जी ने कई कदम उठाए। इस योजना में कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इस योजना का प्रारूप डीपी धर ने बनाया था। ध्यान रखना, ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, डीपी धर महोदय के द्वारा इसका प्रारूप बनाया गया था। ये भी आगे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, नवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। योजनाओं का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। सुबह 12वीं पंचवर्षीय योजना कल पूछी गई थी और आज जो है 9वीं पूछ ली है। ठीक है, तो अब योजनाओं से उद्देश्य पूछे जाएंगे। योजनाओं की अच्छी खासी पीडीएफ बना करके दी हमने, टॉप 100 वाली। उसमें हर एक योजना के बारे में पूरी डिटेल में आपको हमने जानकारी दी है। ठीक है, नवी पंचवर्षीय योजना का टाइमिंग देख लीजिए, 1997 से 2002 तक यह योजना चली थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये प्रश्न बनेगा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन सी पंचवर्षीय योजना में कौन था, ये बन सकता है। नवी पंचवर्षीय योजना भारत की स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद आई थी। ध्यान रखना, नवी पंचवर्षीय योजना के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी, लो भैया हमने बता ही दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। नवी योजना में मुख्य रूप से देश की अव्यक्त और अज्ञात आर्थिक क्षमता का उपयोग करके आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। परमाणु मूवी देखी है आपने? परमाणु मूवी वो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है, मतलब कि ऐसा नहीं इस पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी परमाणु, नहीं, परमाणु मूवी में जो बताया गया है इस टाइम पे यही पंचवर्षीय योजना चली थी। अटल बिहारी जी वहाँ पर उसमें कौन थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना, तो हम लोगों ने क्या किया था? पोखरण परीक्षण किया था। ठीक है, सफल पोखरण परीक्षण किया था। ठीक है, आगे बढ़िए। नेतृत्वकर्ता का गुण कैसा होना चाहिए? तो आप सबको पता है, नेतृत्वकर्ता के बारे में आपको अच्छे से बता रखा है। ठीक है, ये अपना मैनेजरियल स्किल चल रहा है, ध्यान रखना, मैनेजमेंट। देखो, तो अच्छे नेता में ये गुण होने चाहिए। पहली बात, संचार, दूसरों से बातचीत करने का अच्छा कौशल होना चाहिए। नेता को देखो, तुरंत अपने आप को नेता मान लिया करो। अगर आप नेता होते तो क्या करते? प्यार से अच्छे से बात करते, ठीक है ना, और मतलब कि इतना उसको सामने वाले को इतना अपना चेला बना लेते, इस तरह कह सकते हैं कि हिप्नोटाइज कह सकते हैं, हिप्नोटाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये गुण होना चाहिए। सुनने की कौशल होना चाहिए। सामने वाला क्या कह रहा है वो तो सुनो। कुछ होते हैं वो ये नहीं सुनते सामने वाला क्या कह रहा है। अब हमारे पास लोग कॉल कर लेते हैं उस पर, व्हाट्सएप पर, कहाँ कॉल कर रहे हैं, हमने टाइम बता रखा है भैया कितने टाइम पर दी जाएगी, और हम बता रहे हैं भैया डीपी पर टाइम दिया है, और वो अपनी लगे हैं, अपनी बताने लगे हैं। कहाँ लगे हो भैया? डीपी पर जब टाइम दिया है तो नोट्स उतने टाइम पर मिल जाएगा ना, क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है, और नहीं भी मिलेगा तो हम 12 बजे तक सबको भेज देंगे ना रात में, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। दूसरों की बातें सुनना, उनकी समस्याओं को समझना। लचीलापन, परिस्थितियों के मुताबिक एक जो नेता होता है वो अपने आप को परिस्थितियों के मुताबिक तुरंत ढाल लेता है। कहीं मारे भीड़, कहीं भागे भीड़, मतलब कहीं पर आपको मारने की आवश्यकता पड़ सकती है तो वीर हो, और कहीं पर बहुत ज़्यादा भीड़ आपको दिख रही है और वहाँ पर तुम वीर बनोगे तो ठुक जाओगे। ठीक है ना, वहाँ से भाग लेना है। ठीक है ना, तो वो ये सारे गुण जो है नेता के अंदर होते हैं। ईमानदारी, सच्चा और निष्पक्ष होना चाहिए।
अब होते हैं कि नहीं वो आप लोग जानते हो। सहानुभूति, दूसरों के दुख दर्द में समझना और उनके साथ संवेदना व्यक्त करना। दूरदर्शिता होनी चाहिए, दूर तक सारी चीज़ें उसके समझ में आना चाहिए कि आगे क्या कंडीशन बन सकती है। इन सब के बारे में भविष्य की सोच रखना, आत्मविश्वास, ये सब हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहीं से प्रश्न बन रहे हैं, अच्छे से पढ़ करके जाना, ठीक है। सही समय पर सही फैसला लेना चाहिए। बाकी संचार में एनकोडिंग का क्या अर्थ है, कल हमने संचार वाली वीडियो कराई थी 9 मार्च को, ठीक है। आप एक संचार की वीडियो करा रखी है हमने, वो 9 मार्च लिखा हुआ है। वो जो 9 मार्च की वीडियो है ना, उसमें सारे प्रश्न संचार के हैं, टॉप 50 प्रश्न। उसको आप कर जाएंगे तो संचार का एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। देख लेना, चैनल के अंदर ही 9 मार्च के नाम से है, ठीक है। तो उसमें संचार कौशल के हमने टॉप 50 प्रश्न कराए हैं। वहीं से प्रश्न बना है एनकोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, ये सब समझा रखा है। देखो, संचार में एनकोडिंग का मतलब है विचारों को प्रतीकात्मक रूप में रखना या किसी संदेश को कूट भाषा में बदलना। यानी आप कोई बात कह रहे हो, उसको आप कोडिंग कर दीजिए और बाद में इस मैटर को सेंड कर दीजिए, और जिसके पास में पहुंचेगा वो जब उसको पढ़ेगा तो अपनी भाषा में जब कन्वर्ट करता है, तो जो प्राप्तकर्ता अगर कन्वर्ट करेगा तो हम उसको डिकोडिंग कहेंगे, अगर हम कन्वर्ट करके भेज रहे हैं उसको हम एनकोडिंग कहेंगे। बस इतना सा अंतर होता है। आगे समझ में? अब ये सारा पढ़ाने की आवश्यकता तो है नहीं। एनकोडिंग की मदद से ही विचारों को संदेश में बदला जाता है और फिर उसे प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न था, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का क्या कार्य है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नेतृत्वकर्ता के रूप में कैसे कार्य करेगी, तो वही अभी नेता के जो कर्तव्य होते हैं, नेता के वही कर्तव्य जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी वही काम करेगा, ठीक है ना। तो वो आप थोड़ा अपने दिमाग लगा करके वहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। कुल मिलाकर के आपको प्रश्नों को पढ़ना है, सोचना है, फिर आंसर लगाना है। इस तरह के प्रश्न आपके आ रहे हैं, ठीक है। बाकी ये रहा व्हाट्सएप नंबर, इस पर मैसेज करके आपको अपने पीडीएफ प्राप्त कर लेने हैं। और कोई समस्या हो तो भैया इस पर दो बात करने का समय देखो टीम के पास में नहीं रहता, ठीक है। और जिन लोगों को हमने पहले पीडीएफ दे रखा भैया, वो लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लिए थे, ठीक है ना। अब उनकी खो गई तो अब मैं क्या करूं भैया, हमने पीडीएफ भेज दिया ना आप लोगों को। अब बार बार आप मैसेज कर रहे हो इसकी पीडीएफ भेज दो, उसकी पीडीएफ भेज दो, तो बार बार नहीं भेज जाएगी। पहले ही बता देते हैं, एक बार हम आपको पीडीएफ भेज देते हैं, पूरी कंप्लीट पीडीएफ भेज देते हैं, ठीक है ना। फिर बार बार आप खो दियो तो वो आपकी समस्या है। हमने आपसे कहा ना डाउनलोड कर लो, आपके पास पीडीएफ पहुंच जाए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर लोगे तो सेव हो जाएगा, कभी नहीं हटेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना। बाकी इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है मैसेज करके अपनी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और बढ़िया से तैयारी करके जाइए। आप भी उन 660 लोगों में आ सकते हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। चाहे आपके पास में 2 दिन हो, चाहे आपके पास में 3 दिन हो, बस पूरी कंप्लीट करके जाना, ठीक है। और ये रहा फेसबुक पेज सक्सेस जंक्शन के नाम से है। यहाँ पर डेली हम जो है वो डाल रहे हैं आर्टिकल, तो उसको आप पढ़ लेना। बाकी इंस्टाग्राम पर भी सक्सेस जंक्शन के नाम से पेज बना हुआ है। इंस्टाग्राम पर भी अगर आप चलाते हैं तो वहाँ भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर भी महत्वपूर्ण चीज़ें, छोटे छोटे वीडियो आपके पढ़ाई से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड हम डालते रहते हैं, उसको भी आप देख सकते हो। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, सक्सेस जंक्शन के नाम से आपको मिल जाएगा। वही सिल्वर प्ले बटन अपना जो है डीपी पर लगा है, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। रात में 9 बजे के आसपास सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एलसीएस आएगा। जिसका भी एग्जाम हो भैया, हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया अपने प्रश्नों को 1 घंटे के अंदर ही इस नंबर पर जरूर भेजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस जंक्शन लाइव, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।